तो आप लोग हेडिंग डालेंगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ, मेरे साथ साथ हेडिंग डालते चलो बच्चों, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ substances 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 based on, ब्रैकेट लिख लेना, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो कौन सा मटेरियल कंडक्ट कर पाता है, कौन सा नहीं कर पाता है, उसके बेसिस पर हमने कुछ मटेरियल्स को क्लासिफाई किया हुआ है ना। तो उनके हमने नाम दिए हुए हैं, तो वो नेम जो है वो वन बाय वन हम पढ़ लेते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो टाइप का मटेरियल है, सब्सटेंस होते हैं, उनको बच्चों हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स। अब ये इंसुलेटर कैसे मटेरियल्स होते हैं बच्चों, तो होता क्या है कि इंसुलेटर्स के जो मटेरियल होते हैं इस तरीके से, तो उनके एटम के साथ जो उनके इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है चार्ज, और यहाँ एटम होता है, तो इनके साथ जो इलेक्ट्रॉन्स है एटम के साथ, वो बहुत स्ट्रांग फोर्सेस से अटैच होते हैं। मतलब इतनी आसानी से एटम को छोड़ के लीव नहीं कर पाते, तो वो मूव नहीं कर पाते हैं मटेरियल के अंदर। तो अगर ये मूव कर नहीं पाएंगे तो कंडक्टिविटी नहीं आएगी। आपको पता है ना, जब चार्जेस फ्लो करते हैं तभी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है थोड़ा बहुत। अभी हालांकि हम देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। तो इंसुलेटर ऐसे मटेरियल है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंड होते हैं। इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब वो अपने एटम से स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो वो इजिली फ्री नहीं हो पाते हैं। तो बच्चों इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं, एटम्स के साथ इतने अटैच होते हैं कि ये इजिली फ्री नहीं हो पाते हैं, ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाए। कभी भी आपको कंडक्टिविटी चाहिए या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए किसी मटेरियल में, तो वहां पे चार्जेस को फ्लो कराना पड़ता है। ये अभी हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक करंट में। लेकिन यहाँ पे चार्जेस का कोई फ्लो है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो बाउंड है और एटम्स मूव कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सॉलिड है। क्रिस्टल में तो क्लोजली पैक होते हैं ना एटम्स, ऐसा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो पाए, तो ये कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता ही नहीं है इंसुलेटर। जैसे कि रबड़, जैसे कि आपका प्लास्टिक, जैसे कि ग्लास। तो ग्लास में आपने कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि आप रबड़ है तो आपके जो वायर्स होते हैं बच्चों, उसके ऊपर रबड़ की कोटिंग होती है, इसलिए आप वायर पकड़ भी लेते हो तो उसमें करंट होती भी है तो आपको उसका शॉक नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स बाउंड है, तो वो कंडक्ट कर ही नहीं पाता इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो बाउंड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इंसुलेटर्स हैं उसमें कोई भी फ्री चार्जेस अवेलेबल ही नहीं होते हैं, और अवेलेबल नहीं होते हैं तो कोई भी कंडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे जितने भी मटेरियल्स हैं जो इस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं, उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो देखो हम इंसुलेटर्स की जल्दी से डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। इसमें लिखा जाएगा मटेरियल्स these materials these materials do not conduct electricity. These material do not conduct electricity do not conduct electricity. This is because this is because this is because there are there are no free charges. There are no free charges no free charges available available due to bound electrons due to bound electrons due to bound electrons for conduction for conduction of electricity for conduction of electricity, है ना बच्चों। इन दीज मटेरियल्स, तो ऐसे मटेरियल्स आपके इंसुलेटर्स कहलाते हैं ना, इंसुलेटर्स। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो एग्जाम्पल भी हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल
रबड़, ग्लास, प्लास्टिक्स, है ना बच्चों, और ईटीसी, ऐसे बहुत सारे हैं, है ना, वुड भी होता है। खैर, तो बहुत सारे हैं जो इंसुलेटर्स की कैटेगरी में आते हैं सब्सटेंसेस, है ना। उसके बाद फिर जो आपका सेकंड क्लासिफिकेशन है मटेरियल का, उनको बच्चों हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स, तो आप ऐसा सोचो कि सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल है, एक और प्रकार के मटेरियल होते हैं जो कंडक्टर्स, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली फ्लो कर जाती है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। तो सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल है जिसमें ना तो कंडक्टर के जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा, ना इंसुलेटर के जैसे बाउंड इलेक्ट्रॉन से, मतलब कुछ फ्री है कुछ बाउंड है। तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच में आती है, इसलिए इसको सेमीकंडक्टर्स बोला जाता है ना। तो सिर्फ अभी तो आप नाम जान लीजिए, बाकी इसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये आपको 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा अगर आप साइंस का सब्जेक्ट लेते हैं तो, मैथ्स या बायो, है ना, तब आपको पढ़ने को मिलेगा फिजिक्स में। अभी तो आप ऐसा समझो कि दोनों के बीच का जो कंडक्टिविटी एक्वायर करता है मटेरियल, उसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन। अभी तो आप डेफिनेशंस बस याद रखें। these materials these materials conduct these materials conduct electricity these material conducts electricity to a certain to a certain to a certain extent, है ना। बहुत ज्यादा कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करता है, तो इंसुलेटर जैसा भी नहीं है ना, और बहुत ज्यादा कंडक्ट नहीं करता है कि कंडक्टर जैसा बन जाए, इसलिए उनके बीच में रहता है। तो दिस इज बिकॉज, ये इसलिए होता है बच्चों, ये भी हम लिख लेते हैं, दिस इज बिकॉज a small number a small number of free charges a small number of free charges are available are available are available for conduction। मतलब कुछ चार्जेस इसमें मौजूद होते हैं जो कि कंडक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in these materials in these materials। तो बच्चों इसके जो एग्जाम्पल हैं उनको, उनके एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल्स आप लोग याद रख लेना इसके, है ना। तो जैसे सिलिकॉन होता है, और वैसे भी आप लोग आजकल सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत कुछ जानते हो क्योंकि पूरा आज का जो टेक्नोलॉजी है वो सेमीकंडक्टर्स पे ही चल रही है भाई। जर्मेनियम, आपका मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स होते हैं वो सब इसी पे चल रहे हैं, जर्मेनियम, है ना। तो आपको सेमीकंडक्टर के बारे में तो और अच्छी नॉलेज है। चलिए, तो ये आपका दूसरे टाइप का मटेरियल हो गया, सब्सटेंस हो गया। फिर तीसरे टाइप का सब्सटेंस आ जाते हैं बच्चों कंडक्टर्स, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंडक्टर्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन बाउंड ही नहीं होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री रहते हैं, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं तो वो इजीली मूव कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं। तो ऐसे जितने ही मटेरियल्स हैं उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं ना। तो यहाँ पे इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों। these materials these materials these materials conduct electricity these material conduct electricity freely, मतलब बहुत आसानी से और बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। दिस इज बिकॉज this is because these materials this is because these materials
contains billions billions of billions ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने आपको कहा बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10⁻28 में होते हैं बच्चों, है ना। अगर मैं आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया दूं तो 10⁻28 का मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। खैर नंबर से भी आपको कोई लेना देना नहीं है, आप ऐसे समझो, लेकिन बहुत सारे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्री चार्जेस हैं, बिलियंस ऑफ फ्री चार्जेस अवेलेबल है ना, फॉर कंडक्टिंग। इसलिए इसमें बहुत इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत फ्रीली कंडक्ट होती है। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे बच्चों, तो इसके एग्जांपल्स आप लिख लो, जितने भी मेटल्स हैं, तो आपका यहाँ पे जैसे कि हम लिख सकते हैं मेटल्स हो गए, तो मेटल्स आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। मोल्टन सॉल्ट्स हो गए, सॉल्ट्स, तो वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रोलाइटिक बच्चों सॉल्यूशंस हो गए, है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप केमिस्ट्री में समझोगे, बाद में सर बताएंगे, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी बड़ी आसानी से कंडक्ट हो जाती है। तो ऐसे जितने भी सब्सटेंस है ईटीसी, वो सब कैसे सब्सटेंसेस है बच्चों, उनको कंडक्टर्स की श्रेणी में रखा गया है। तो देखो ये क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स पढ़ लिया है ना, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो अब इन मटेरियल्स को चार्ज कैसे करते हैं उसकी मेथड्स पढ़नी है। अब बहुत सारी मेथड्स होती हैं इन मटेरियल्स को चार्ज करने की, है ना बच्चों, लेकिन हम कुछ मेथड्स ही पढ़ेंगे जो हमें सिलेबस में दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 मेथड्स की बात करना है, बाकी बहुत सारी मेथड्स होती हैं चार्जिंग की, उन पे बात नहीं करेंगे। तो जो हमारे सिलेबस में जल्दी से हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ लेते हैं, है ना, अलग अलग मटेरियल्स को कैसे चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो किसी भी मटेरियल को चार्ज करने की क्या मेथड होती है, तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, है ना बच्चों। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली हमें 3 मेथड्स पढ़नी है। तो पहला मेथड है रबिंग, यानी जिसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं ना। तो रब करने पर कैसे मटेरियल चार्ज होते हैं, तो वो रबिंग प्रोसेस है ना। लेकिन याद रखेंगे कि रबिंग प्रोसेस में एट लीस्ट वन मटेरियल मस्ट बी इंसुलेटर। तो जब आप चार्जिंग कर रहे हो रबिंग प्रोसेस से, तो याद रखेंगे कि उस प्रोसेस में कम से कम एक मटेरियल, जिन 2 मटेरियल को रब करोगे आप, फ्रिक्शन दोगे, उनमें से एक मटेरियल कैसा होना चाहिए बच्चों, इंसुलेटर, तभी रबिंग एप्लीकेबल है। 2 कंडक्टर्स अगर आप ले लोगे तो उनके बीच में रबिंग प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अगर 2 इंसुलेटर ले लोगे तो हो जाएगी, एक इंसुलेटर एक कंडक्टर ले लोगे तो भी हो जाएगी, बट दोनों कंडक्टर नहीं होने चाहिए। ऐसा क्यों, वो अभी हम प्रोसेस समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर दूसरी जो मेथड है वो है कंडक्शन, या फिर उसी को बोलते हैं कांटेक्ट मेथड। कंडक्शन या फिर बच्चों कांटेक्ट मेथड, है ना। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर है। फिर थर्ड जो मेथड होती है, एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। तो तीसरी मेथड होती है इंडक्शन। बट ये जो 2 मेथड है, कंडक्शन या इंडक्शन या कांटेक्ट मेथड, ये एप्लीकेबल है फॉर कंडक्टर्स नॉट इंसुलेटर्स, है ना, एप्लीकेबल फॉर कंडक्टर्स
कंडक्टर्स ओनली। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? इन दो मेथड से आप इंसुलेटर्स को वो नहीं कर सकते बच्चों, इंसुलेटर्स को आप क्या नहीं कर पाओगे, चार्ज नहीं कर पाओगे, है ना। इन दो प्रोसेस से सिर्फ कंडक्टर्स को चार्ज कर पाओगे, जबकि रबिंग से आप इंसुलेटर चार्ज कर सकते हो, है ना। अब ऐसा क्यों, ये तो हम प्रोसेस, ये मेथड्स हम पढ़ेंगे तो उसमें समझ जाएंगे कि ये दोनों सिर्फ कंडक्टर्स के लिए क्यों है, फिर रबिंग में कम से कम एक जो मटेरियल है वो इंसुलेटर क्यों होना चाहिए। तो सबसे पहला जो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो वो स्टार्ट कर रहे हैं किसके लिए, रबिंग के लिए, है ना। तो हेडिंग डाल देते हैं रबिंग प्रोसेस। तो रबिंग प्रोसेस यहाँ पे देखिए, अब रबिंग प्रोसेस में कैसे हम करेंगे। तो रबिंग प्रोसेस में बच्चों दो जो बॉडीज हैं उनको रब किया जाता है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, रबिंग प्रोसेस में क्या करेंगे, ऐसे दो बॉडीज हैं तो इनको रब कीजिए, आप रब कीजिए। तो इस तरीके से इनको रब करेंगे, मतलब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन करेंगे ना। रबिंग तो आप जानते हो, इन दोनों को साथ में फ्रिक्शन देना है हमें, है ना। तो एक दूसरे के ऊपर इनको रब किया जाएगा। तो जब इनको रबिंग किया जाएगा, मान लीजिए ये फर्स्ट मटेरियल है और ये सेकंड मटेरियल है, ऐसा हम मान लेते हैं कि दो बॉडीज को जिनको रब किया जा रहा है, तो उसमें से एक बॉडी को फर्स्ट मटेरियल मान लिया और सेकंड बॉडी को जो है, मतलब दूसरी बॉडी को सेकंड मटेरियल मान लिया। अब होता क्या है कि जब आप रबिंग करते हो बच्चों, तो रबिंग के दौरान मान लीजिए फर्स्ट बॉडी से सेकंड बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर गए, मतलब रबिंग करने पर ये मटेरियल्स को एनर्जी मिली, जिसके कारण फर्स्ट बॉडी से सेकंड बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर गए, इस तरीके से। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर फर्स्ट बॉडी का इलेक्ट्रॉन सेकंड बॉडी में आ गया तो सेकंड बॉडी में तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जबकि फर्स्ट बॉडी से निकल गया तो इसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो सेकंड बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऑब्वियस सी बात है। अगर यहाँ डिफिशियंसी हो गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई है फर्स्ट बॉडी में, तो फर्स्ट बॉडी ऑब्वियस सी बात है बच्चों कैसी चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। फर्स्ट बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी, फर्स्ट मटेरियल आपका पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी, है ना। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। वैसे सेकंड बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कैसा चार्ज हो जाएगा बच्चों, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, है ना। तो ये रबिंग में आपने क्या सीखा कि जब दो बॉडीज को रब करते हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं, जैसे यहाँ फर्स्ट बॉडी से सेकंड बॉडी में। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं सेकंड बॉडी में, उसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसमें हुए हैं वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई। यानी कि आप खुद समझें कि रबिंग के दौरान जिन दो बॉडीज को रब किया जाता है वो दोनों ही बॉडीज चार्ज हो जाती हैं। जिन दो बॉडीज को रब किया जाता है वो दोनों ही बॉडीज बच्चों क्या हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं, है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा। और देखो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा और उसका अपोजिट चार्ज यहाँ क्रिएट होगा, मतलब ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। मान लीजिए जब आपने रबिंग की तो ये -2 कूलम हुआ तो ये पक्का +2 कूलम होगा, क्योंकि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन तो आया ही नहीं है, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हुए ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुए हैं उतने ही प्रोटॉन्स की एक्सेस यहाँ पर है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं उनका चार्ज नेगेटिव हो गया और प्रोटॉन का चार्ज भी इक्वली होता है, उतने ही एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स हैं, तो ये अपोजिट पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब इन दोनों बॉडीज में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम होगा, बस अपोजिट नेचर का होगा। तो रबिंग में आप ये बात भी याद रखेंगे कि रबिंग में दो बॉडीज जो चार्ज होती हैं वो इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज होती हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक्वायर करती हैं, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब इसमें बच्चों समस्या ये होती है, सवाल ये होता है कि फर्स्ट बॉडी से ही सेकंड बॉडी में क्यों चार्ज गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, सेकंड बॉडी से फर्स्ट बॉडी में क्यों नहीं हो सकता, या फिर इसका कुछ नियम है कि किस बॉडी से किस बॉडी में
चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो बच्चों इसका एक नियम है जिससे आप पता कर सकते हो कि किस बॉडी से किस बॉडी में ट्रांसफर होगा। मैंने ऐसा क्यों किया, फर्स्ट से सेकंड में ही क्यों लिया, तो इसका कारण है, इसका कारण है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो रियलिटी में होता क्या है कि जिस मटेरियल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे यहाँ पे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सुना होगा भाई केमिस्ट्री में, है ना, केमिस्ट्री का वर्ड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका मतलब होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जिस मटेरियल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है उस मटेरियल की ताकत भी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करने की, मतलब वो ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर सकता है। तो यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फर्स्ट मटेरियल इज लेस देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकंड मटेरियल, इसलिए फर्स्ट मटेरियल से सेकंड मटेरियल में ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखने की ताकत किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत, टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लेने की ताकत किसकी ज्यादा है, सेकंड मटेरियल की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यही बताता है। तो सेकंड मटेरियल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट मटेरियल से ज्यादा है, इसलिए उसने फर्स्ट मटेरियल से रबिंग के दौरान एनर्जी क्रिएट कराकर उसने क्या कर दिया बच्चों, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, इसलिए फर्स्ट मटेरियल से सेकंड मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। हालांकि किताबों में आप देखेंगे तो थोड़े से हायर टर्म से बताया जाता है, वर्क फंक्शन के टर्म्स में ना, तो वो बाद में हम देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर अभी किताबों में लिखा है तो आप स्किप कर सकते हो, वर्क फंक्शन हमें समझ में आएगा जब हम मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, है ना। तो जब आपका वो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर स्टार्ट होगा ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें देखा जाएगा। अभी तो आप सिंपल भाषा में समझ लो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिस मटेरियल की ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे रबिंग के दौरान, और जिसकी कम है उससे आएंगे। यहाँ पे फर्स्ट की कम थी सेकंड में, इसलिए फर्स्ट से सेकंड मटेरियल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। अगर फर्स्ट का ज्यादा होता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड का कम होता तो सेकंड से फर्स्ट में हो जाता। तो आई होप बच्चों आपको ये बात क्लियर हुई होगी, है ना। तो ये रूल है कि कौन सा बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगा और कौन सा बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये आप पता कर सकते हो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज को देखकर समझकर, है ना बच्चों। तो ये आई होप आपको रबिंग प्रोसेस क्लियर है। तो जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको बोले हैं वो हम लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और है कि अगर दो सेम मटेरियल को या फिर दो डिफरेंट मटेरियल्स को आप रब करते हो बट उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम है, तो सेम मटेरियल्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो सेम होगी ही। और अगर कैसे मटेरियल है बच्चों, डिफरेंट मटेरियल्स हैं बट उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम है, तो फिर क्या होगा, फिर वो अगर हम उनको रब करेंगे तो चार्ज होंगे कि नहीं होंगे, तो बच्चों कभी भी चार्ज नहीं होंगे। अगर दो सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले मटेरियल हैं तो उनका चार्जिंग पॉसिबल ही नहीं है, वो चार्ज होंगे ही नहीं चाहे आप कितना भी रब कर लो। इसलिए आप जब सेम मटेरियल्स को रब करते हो तो चार्जिंग होती ही नहीं है ना, उसमें चार्ज होता ही नहीं। या फिर दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं बट उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करोगे तो उनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत बराबर है, तो कोई भी मटेरियल दूसरे मटेरियल से इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा, तो चार्जिंग पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी। तो सेम मटेरियल्स को रब करने पर या फिर दो डिफरेंट मटेरियल्स को रब करने पर जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम हो, कभी भी रबिंग से चार्जिंग हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं। मटेरियल घिस जाएगा रबिंग करते हुए, खराब हो जाएगा, बट चार्ज एक्वायर नहीं करेगा। चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफरेंट डिफरेंट होना जरूरी है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। तो हम यहाँ पे इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग रबिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग रबिंग प्रोसेस इलेक्ट्रॉन is transferred, electrons is transferred from material having lower electron affinity to the material having
हाइयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना बच्चों, जिसका लोअर है और जिसका हाइयर है, तो लोअर से हाइयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, हाइयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। तो बच्चों आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। तो क्योंकि हाइयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले मटेरियल पे हुआ है तो वहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया है, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया है तो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो हम लिख सकते हैं देयर इज एक्सेस ऑफ चार्ज, देयर इज एक्सेस ऑफ चार्ज, या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लेते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इन मटेरियल having higher electron affinity, there is excess of electrons in material having higher electron affinity, so that this body is negatively charged body, this body is negatively charged। तो ये जो बॉडी है जिसकी हाइयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना बच्चों। फिर थर्ड पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि देयर इज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in material having lower electron affinity, so that this body is positively charged। तो ये जो बॉडी है लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली बच्चों, ये कैसी चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, है ना। तो आई होप आपको ये वाले पॉइंट्स क्लियर होंगे। फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बोला कि रबिंग प्रोसेस के दौरान दोनों बॉडी जो चार्ज एक्वायर करती है वो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक्वायर करती है। तो उसको भी लिख सकते हैं ड्यूरिंग रबिंग प्रोसेस both bodies acquire equal and opposite charges, चार्ज। तो दोनों जो बॉडी है वो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक्वायर कर लेंगी रबिंग के दौरान, है ना। और लास्ट पॉइंट बच्चों जो मैंने आपको बताया कि अगर दो सेम बॉडी हैं या दो डिफरेंट बॉडीज हैं हैविंग सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो उनको रबिंग के थ्रू चार्ज किया ही नहीं जा सकता, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू सेम bodies or different bodies with same electron affinity does not get charged by rubbing process, तो ऐसी दो बॉडीज कभी भी रबिंग प्रोसेस से चार्ज एक्वायर कर ही नहीं सकती, डज नॉट गेट चार्ज्ड बाय रबिंग प्रोसेस। तो आई होप बच्चों आपको ये रबिंग प्रोसेस क्लियर होगा, है ना। तो अब जल्दी से हम कंडक्शन और कांटेक्ट और इंडक्शन मेथड पढ़ते हैं, ना। तो ये हमारे सिलेबस में इनको करेंगे। इनके अलावा भी बहुत सारी मेथड्स होती हैं बच्चों, थर्मो आयनिक एमिशन होता है ना। तो खैर वो समय के साथ जहाँ पे आएगा वहां पढ़ लेंगे, नहीं तो आप हायर क्लासेस में, मतलब जब आप ग्रेजुएशन करेंगे
या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया हो, नहीं किया हो तो बच्चों स्क्रीन पॉज करके जल्दी से इसको नोट कर लें। तो बच्चों देखिए, चार्जिंग की एक और मेथड है जो आपके कोर्स में मेंशन है, और वो मेथड है कंडक्शन और कांटेक्ट मेथड। कंडक्शन को ही कांटेक्ट मेथड भी बोला जाता है ना। अब ये कंडक्शन या कांटेक्ट मेथड क्या होता है, इसको हम समझते हैं। तो देखो ये मेटलिक स्फीयर है। अब आप समझ पा रहे होंगे कंडक्शन या कांटेक्ट से मतलब है कि हम कांटेक्ट करेंगे, है ना, और कांटेक्ट होगा तो चार्जेस का फ्लो होगा। अब कांटेक्ट करने पे चार्जेस फ्लो होते हैं। चार्जेस किस में फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किस में फ्री होते हैं बच्चों, तो आपको पता है कंडक्टर्स में। तो पहली बात तो आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस का फ्लो होगा, कैसे होगा वो तो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे चार्जेस का फ्लो होना है, इसलिए ये जो मेथड है ये कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, कंडक्टर्स के लिए ना। यानी कंडक्शन और कांटेक्ट जो वाली मेथड है, इससे हम कंडक्टर्स को चार्ज कर पाएंगे। इंसुलेटर्स को कैसे चार्ज करेंगे तो वो मैंने आपको बताया, रबिंग प्रोसेस के थ्रू, है ना। लेकिन अगर हमें कंडक्टर्स को चार्ज करना है तो कंडक्शन मेथड है। अब आप ध्यान से देखें तो आपके पास यहाँ पर मैंने लिखा है मेटलिक स्फीयर। हमारे पास एक ऐसा स्फीयर है जो जिसको हमने बोला मेटलिक स्फीयर, है ना। इसको हमें चार्ज करना है। अभी ये न्यूट्रल बॉडी है और इस मेटलिक स्फीयर को हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा है। ये जो स्टैंड है बच्चों, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। इंसुलेटिंग स्टैंड क्यों, क्योंकि अगर आप इसको कंडक्टिंग स्टैंड से रख दोगे तो अर्थ भी हमारा कंडक्टर है, तो अर्थ के थ्रू चार्जेस लीक कर जाएंगे। अगर हम चार्ज इसमें बना भी लेंगे, इसको चार्ज कर भी देंगे, तो भी क्या होगा कि चार्जेस लीक कर जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा है मेटलिक स्फीयर, है ना। इसको कंडक्टिंग स्टैंड पे नहीं रख सकते। कंडक्टिंग स्टैंड पे क्यों नहीं रख सकते, अगर कंडक्टिंग स्टैंड पे रखेंगे तो अर्थिंग के थ्रू ये चार्जेस एक्स्ट्रा जो है वो अर्थ पे चले जाएंगे, तो ये चार्ज नहीं हो पाएगा। क्योंकि अर्थ भी क्या होता है बच्चों, कंडक्टर ही होता है। वो बाद में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे जब कंडक्टर्स पढ़ेंगे, है ना, कैसे। तो उसके बारे में आप चिंता नहीं करें। तो आप ऐसा समझे, इसलिए हमने इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया है ताकि कोई भी चार्ज लीक ना कर पाए, वो अर्थ पे ना पहुंच पाए, है ना। इसलिए मेटलिक स्फीयर को मैंने किस पे रख दिया, इंसुलेटिंग स्टैंड पे। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे हम एक रॉड लेके आए, और ये रॉड जो है बच्चों, मान लीजिए ये आपका ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, है ना। और ये ग्लास रॉड को हमने रब किया हुआ है किसके साथ, सिल्क के कपड़े के साथ। इसको जब हमने रब कर दिया तो आपको पता है सिल्क के साथ जब रब करते हैं ग्लास रॉड, तो ग्लास रॉड कौन से चार्जेस एक्वायर कर लेता है बच्चों, पॉजिटिव चार्जेस एक्वायर कर लेता है ना। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। उसके बाद आप ध्यान से देखो, तो क्योंकि ये कंडक्शन या कांटेक्ट मेथड है तो हम कांटेक्ट देंगे, कांटेक्ट। तो यहां से हम ग्लास रॉड और मेटलिक स्फीयर में कांटेक्ट देंगे, और ये कांटेक्ट जो होगा ये कंडक्टर्स के थ्रू होगा। तो ये जो वायर है ये आप ऐसा समझो कॉपर वायर है, कॉपर वायर। कॉपर कंडक्टर होता है, तो कंडक्टिंग वायर से हमने दोनों को कांटेक्ट दे दिया, मेटलिक स्फीयर को और ग्लास रॉड को। अब आप ध्यान से समझे, ग्लास रॉड में तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है ना, पॉजिटिव चार्जेस है, और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर सकते हैं। किसको अट्रैक्ट कर सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन को। तो क्योंकि अभी ये ग्लास रॉड में थे, तो ग्लास रॉड तो एक इंसुलेटर है, तो ये बाहर नहीं जा सकते, या इसमें कोई इलेक्ट्रॉन को ये अपने पास खींच नहीं सकते। लेकिन जैसे ही हमने कॉपर वायर से क्या किया, जैसे ही हमने कॉपर वायर से इसको कांटेक्ट दिया, तो इस मेटलिक स्फीयर में जो इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, है ना बच्चों, इस मेटलिक स्फीयर में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करेगा, और क्योंकि ये मेटलिक स्फीयर है तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं, बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मेटलिक है, कंडक्टर है। और कंडक्टर में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। तो क्योंकि इनके पास पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे ग्लास रॉड के फॉर्म में है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये कांटेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स इस मेटलिक स्फीयर से कहाँ चले जाएंगे बच्चों, ये मेटलिक स्फीयर से कांटेक्ट के थ्रू मूव कर जाएंगे, और कहां पहुंच जाएंगे, ग्लास रॉड में। और ग्लास रॉड में पहुंच के ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब सोचो आप, इस मेटलिक स्फीयर से अगर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होके कहां चले गए, ग्लास रॉड में, तो मेटलिक स्फीयर में तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो गई ना। यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे।
तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी आने की वजह से ये जो बॉडी है कैसी चार्ज हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिवली। अब हम इस मेटेलिक स्फीयर को अगर देखेंगे इंसुलेटिंग स्टैंड पर, तो क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई है, प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए हैं, तो ये जो मेटेलिक स्फीयर है ये कैसा चार्ज हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। इस तरीके से मेटेलिक स्फीयर चार्ज हो जाएगा बाई कौन सी मेथड, कंडक्शन मेथड। अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज रॉड की जगह अगर नेगेटिव चार्ज रॉड लेके आता, नेगेटिव चार्ज, तो सोचो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रिपेल कर रहे थे, एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये अभी बाहर एयर है तो ये इस मटेरियल से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन सोचो अगर यहाँ पे मेटेलिक स्फीयर होता और उस स्टैंड पे रख देता और फिर मैं यहाँ पे कॉपर वायर से कनेक्ट कर देता, कांटेक्ट दे देता, तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स के पास रास्ता है कि इस कॉपर वायर के थ्रू ये कहाँ चले जाएं, रिपेल होकर इस मेटल में। तो यहाँ से वो रिपेल होके कहाँ आ जाएंगे बच्चों, इस मटेरियल में आ जाएंगे। तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी बच्चों, नेगेटिवली चार्ज। यानी सोचो आपको अगर कांटेक्ट मेथड से, कंडक्शन मेथड से अगर चार्ज करना है बॉडी को, तो पॉजिटिवली अगर चार्ज करना है आपको, पॉजिटिवली चार्ज, तो आपको कैसी रॉड लेके आनी पड़ेगी, पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आनी होगी। तब बॉडी, मेटेलिक बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज। और अगर आपको कांटेक्ट मेथड से, कंडक्शन मेथड से नेगेटिवली चार्ज करना है, तो बच्चों आपको कैसी बॉडी लेके आनी पड़ेगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आनी पड़ेगी। तो कांटेक्ट मेथड से आप मेटेलिक स्फीयर को कैसा चार्ज कर सकते हो, नेगेटिवली चार्ज। और इसमें देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है मटेरियल में, और ऐसा किस में होता है, किस मटेरियल में होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव किस में करते हैं, कंडक्टर्स में। इसलिए मैंने आपको कहा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है तो ऐसा इंसुलेटर्स में नहीं हो सकता, ऐसा सिर्फ किस में हो सकता है, कंडक्टर्स में। इसलिए कॉन्टैक्ट और कंडक्शन मेथड सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए बच्चों, कंडक्टर्स के लिए, है ना, इंसुलेटर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आई होप आपको कंडक्शन मेथड क्लियर होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी कंडक्शन मेथड पढ़ लिया है ना, अब हमें इंडक्शन मेथड पढ़ना है ना। अब ये इंडक्शन मेथड क्या होता है, तो इंडक्शन का मतलब, पहले कंडक्शन का मतलब कांटेक्ट था, इंडक्शन का मतलब नो कांटेक्ट। हम यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं देंगे, है ना, तो ये आप याद रखोगे, यहाँ पे कांटेक्ट नहीं होगा, इंड्यूस होगा। अब कैसे इंड्यूस होगा, इंडक्शन कैसे होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे ये आपका मेटेलिक स्फीयर है और यही वो इंसुलेटिंग स्टैंड है। एमएस का मतलब मेटेलिक स्फीयर और आईएस का मतलब इंसुलेटिंग स्टैंड। अब फिर से हम क्या करें कि यहाँ पे ग्लास रॉड लेके आए, रब्ड विथ सिल्क। तो आपको पता है ये ग्लास रॉड कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड जो है, ग्लास रॉड है, वो हमने कांटेक्ट नहीं किया है। अब हम यहाँ पे कांटेक्ट के साथ नहीं रख रहे हैं ना, कंडक्शन में कांटेक्ट दिया था, इंडक्शन में कांटेक्ट नहीं रखेंगे। लेकिन सोचो जैसे हम ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड इस मेटेलिक स्फीयर के पास लाएंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे भाई, किसके पास आ जाए, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स से तो ये दोस्ती करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेंगे। तो इस मेटेलिक स्फीयर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर आ जाएंगे इस एंड पर, पास में, क्योंकि ये जो ग्लास रॉड का पॉजिटिव चार्जेस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, और क्योंकि ये मेटल है तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली मूव कर सकते हैं, फ्री होते हैं ना, तो मूव कर लेते हैं, तो ये क्लोज आ जाएंगे, ग्लास रॉड के क्लोज आ जाएंगे। और जबकि जो पॉजिटिव चार्जेस है वो ग्लास रॉड के दूर चले जाएंगे, क्योंकि ये रिपेल करता है पॉजिटिव पॉजिटिव। तो हुआ क्या कि ये मेटेलिक स्फीयर अभी चार्ज नहीं हुआ है बच्चों, ये चार्ज नहीं है, बस इसमें जो चार्जेस थे वो सेपरेट हो गए, नेगेटिव चार्ज एक साइड आ गए और पॉजिटिव चार्ज एक साइड आ गए। तो नेगेटिव चार्ज एक साइड आना और पॉजिटिव चार्ज एक साइड आना, इसी को बोलते हैं इंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंडक्शन। ऐसे चार्जेस को सेपरेट कर पाना, हमने एक ग्लास रॉड से ऐसे चार्जेस को सेपरेट कर पाया, और ये सेपरेशन किस में हो पाया बच्चों, कंडक्टर्स में। इंसुलेटर में नहीं हो सकता, कंडक्टर्स में इसलिए हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि जो ये इंडक्शन प्रोसेस है ये भी किसके लिए वैलिड है, कंडक्टर्स के लिए, किसी और में नहीं लगेगा, ये इंसुलेटर्स में नहीं लगेगा। तो इंडक्शन मेथड भी आपका कंडक्टर्स के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, चार्ज को सेपरेट कर दिया, इसी को हम बोलते हैं इंडक्शन। और बाद में हम जब डाई इलेक्ट्रिक पढ़ेंगे तो ये जो प्रोसेस है चार्ज को सेपरेट करने वाली, इसको हम बोलेंगे पोलराइजेशन। खैर अभी उसकी चिंता नहीं करते हैं, वो हम कैपेसिटर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हमने ग्लास रॉड लाया, मेटेलिक स्फीयर था, तो ग्लास रॉड के पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स को, और रिपेल कर रहे थे पॉजिटिव चार्जेस को। तो दूसरे एंड पर, दूर वाले एंड पर पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठा हो गए और पास वाले एंड पर
आपके इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो गए। अभी ये बॉडी चार्ज नहीं है, इसमें जितने अमाउंट का नेगेटिव चार्ज है उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज है, बस उनके बीच में सेपरेशन हुआ है बच्चों। क्या हुआ है? सेपरेशन। तो इस बात का आप खास तौर पे ध्यान देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें तो इसको चार्ज करना है, तो इसमें से या तो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे या डालने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव वाला एंड है वहां पे हम अर्थिंग कर देते हैं, उसको किससे कनेक्ट कर देते हैं बच्चों? अर्थ से, है ना। ये जो सिंबल है ये आपका अर्थिंग का सिंबल है। जब मैं कंडक्टर्स पढ़ाऊंगा वहां पे आपको अर्थिंग बताऊंगा, तो वहां पे और डिटेल में अर्थिंग पे बात करेंगे। मैंने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, और अर्थ भी एक बड़ा कंडक्टर है। अब इन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जैसे ही हमने अर्थिंग किया तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कहां से ले लेगा? अर्थ से। तो ये अर्थ से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अर्थ से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये जितने पॉजिटिव चार्ज हैं ये सब न्यूट्रलाइज हो गए, यानी अर्थ से इस मटेरियल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो गई बच्चों? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अर्थ से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, ये जो पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हुए थे इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया अर्थ से, तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया तो ये मटेरियल कैसा हो जाएगा बच्चों? ये मटेरियल आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। तो फिर बाद में क्या होगा, जैसे ही आपने अर्थिंग किया तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गई, इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर आप इसको देखोगे तो ये आपका ग्लास रॉड है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसे ही रखा हुआ था, और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। यहाँ पे सिर्फ कौन बचे? एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, एक्सेस नेगेटिव चार्ज, है ना। और वो इसके इस एंड पे होंगे, क्लोज होंगे, क्योंकि अभी भी ग्लास के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। अब इस ग्लास रॉड को हटा दो, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो आ ही गए बच्चों। तो जैसे ही आप इस ग्लास रॉड को हटाओगे और इस मटेरियल को देखोगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये बॉडी कैसी बन जाएगी बच्चों? नेगेटिवली चार्ज। और इसमें ये जो चार्ज है इसका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा बच्चों? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, बिना ग्लास रॉड के कांटेक्ट के हमने क्या कर दिया, इस मटेरियल को, इस मेटेलिक स्फीयर को कैसा बना दिया बच्चों? नेगेटिवली चार्ज, है ना। तो आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आई हो। तो देखो बच्चों, जैसा कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहाँ पे कंडक्शन और इंडक्शन, ये दोनों मेथड जो है वो कंडक्टर्स के लिए अप्लाई किए जाते हैं, बट इन दोनों में अंतर है, वो अंतर आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आप लोग याद रखेंगे कि जैसे आप कंडक्शन मेथड देख रहे हैं, कॉन्टेक्ट मेथड देख रहे हैं, उसमें जब हम पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आए थे तो आपका मेटेलिक स्फीयर जो था वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ था। लेकिन आप इंडक्शन में देखो, जब हम पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आए हैं तो जो आपका स्फीयर है वो नेगेटिवली चार्ज हुआ है। मतलब सेम रॉड, जो रॉड का चार्ज है वही सेम चार्ज एक्वायर करता है जब हम कंडक्शन मेथड अप्लाई करते हैं, और जो रॉड का चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज एक्वायर करता है जब हम इंडक्शन मेथड अप्लाई करते हैं, है ना। तो इस बात का खास तौर पे ध्यान देना, ये कंडक्शन और इंडक्शन मेथड पर मेन डिफरेंस है। और बाकी के डिफरेंस भी आप बता सकते हो कि कंडक्शन में कांटेक्ट है, इंडक्शन में कांटेक्ट नहीं हुआ है, कंडक्शन में आपका कोई अर्थिंग नहीं हुई थी लेकिन इंडक्शन में आपकी अर्थिंग हुई थी, है ना। तो ये आप बहुत इजीली बता सकते हो। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं। देखो, इंडक्शन मेथड से ना, अभी तो मैंने आपको इंडक्शन मेथड से बताया कि एक मेटेलिक स्फीयर को आप कैसे चार्ज कर सकते हो, है ना। लेकिन इंडक्शन मेथड से एक काम और होता है, इसलिए इंडक्शन मेथड को ज्यादा यूज किया जाता है कि आप साइमल्टेनियसली दो बॉडीज को इंडक्शन मेथड से चार्ज कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है, वी कैन चार्ज टू बॉडीज साइमल्टेनियसली बाय इंडक्शन मेथड। वो कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। और वंस अगेन, यहाँ पे मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड नहीं बनाया है, लेकिन ये मेटेलिक स्फीयर है और ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे ही रखे हुए हैं। और यहाँ पर जब हम दो बॉडीज को चार्ज कर रहे होंगे तो हमें अर्थिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, हमने दो मेटेलिक स्फीयर को कांटेक्ट में रखा है, कांटेक्ट में, आपस में कांटेक्ट में रखा है, चार्ज रॉड के साथ कांटेक्ट में नहीं रखा है, इसलिए है तो इंडक्शन ही प्रोसेस, है ना। दो मेटेलिक स्फीयर को अभी हमने किस में रखा है बच्चों? कांटेक्ट में, बट दे आर नॉट इन कांटेक्ट विद चार्ज ग्लास रॉड। यहाँ पे ग्लास रॉड ऐसा था, इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, इसलिए ये प्रोसेस तो इंडक्शन ही है। तो जो हमारा इन दोनों को चार्ज करने वाला रॉड है, ग्लास रॉड, वो कांटेक्ट में नहीं है, वो दूरी है। हाँ, लेकिन जो मेटेलिक स्फीयर है वो आपस में कांटेक्ट में। तो अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही आप ग्लास रॉड लेके आओगे चार्ज, तो यहाँ पे जो पास वाला सरफेस है वहां पे कौन इकट्ठा होना चालू कर देगा?
ये पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेंगे, अपने पास बुलाएंगे। इनको तो दोस्ती के लिए कौन चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को बुलाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे बच्चों ऐसे। और दूर वाले पे कौन इकट्ठा हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस। ये तो आपको पता है, क्योंकि ये कांटेक्ट में है, इसलिए इस साइड इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो गए और इस साइड पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गए। अब आप एक बात बताओ, इस साइड जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस पे जो एक्यूमुलेट हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, उसमें क्या सिर्फ इस वाले, अगर मैं इसको फर्स्ट बॉडी बोल दूं, इसको सेकंड बॉडी बोल दूं, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट बॉडी के ही है, क्या इनमें सेकंड बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। तो बच्चों इनमें सेकंड बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स भी आए हैं। भाई ऐसा थोड़ी ना कि ये फर्स्ट बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को ही अट्रैक्ट कर सकता है, सेकंड बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। और क्योंकि ये दोनों मेटलिक स्फीयर कांटेक्ट में है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन्स आसानी से यहां से मूव करके फर्स्ट में आ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ है तो फर्स्ट वाले मटेरियल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए, वो कहां से आ गए हैं बच्चों, सेकंड मटेरियल से। किसकी वजह से, इंडक्शन की वजह से, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को खींचा है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां हुआ बच्चों, सिर्फ यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हुआ है वो सिर्फ फर्स्ट बॉडी का नहीं है, सेकंड बॉडी से भी एक्यूमुलेशन हुआ है, कुछ इलेक्ट्रॉन सेकंड बॉडी से भी आए। तो आपको पता चल रहा है कि इसमें एक्सेस हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट बॉडी में, और इलेक्ट्रॉन सेकंड बॉडी से फर्स्ट बॉडी में आए हैं। तो यहाँ पर क्या हो गई होगी बच्चों, डिफिशियंसी हो गई है इलेक्ट्रॉन्स की, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो गया है और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। लेकिन अभी ये बच्चों ये कांटेक्ट में है, अगर अब आप ग्लास रॉड को हटा दोगे ना, तो जो इलेक्ट्रॉन इससे यहाँ पे आए थे वो वापस यहाँ पहुंच जाएंगे, तो फिर से न्यूट्रल हो जाएंगे। इसलिए इस ग्लास रॉड को नहीं हटाना है, अभी नहीं हटाएंगे हम। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, सेपरेशन लाएंगे, बीच में एयर लाएंगे, ताकि जो इलेक्ट्रॉन सेकंड मटेरियल से फर्स्ट मटेरियल में आए हैं वो वापस सेकंड मटेरियल में ना जा पाए। तो देखो हमने इनके बीच में गैप ले आया, ग्लास रॉड को वैसे ही रखा रहा, उसको नहीं हटाना है, पहले इन दोनों को सेपरेट करना है। ग्लास रॉड को तो वहीं रखे रहना है, नहीं तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेंगे मटेरियल्स, है ना, क्योंकि कंडक्शन है, कांटेक्ट है भाई, और इसमें इजिली मूव कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं जो इस सरफेस पर आएंगे ग्लास रॉड के पॉजिटिव चार्जेस के पास, और यहाँ पे डिफिशियंसी हो गई थी तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ गए और ये रिपेल करके दूर वाली सरफेस पर आएंगे, है ना बच्चों। अब इनके बीच में गैप कर दिया, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए थे वो वापस अब सेकंड मटेरियल में नहीं जा सकते। तो अब हम किसको रिमूव कर सकते हैं, ग्लास रॉड को। तो अब ग्लास रॉड को रिमूव कर दो, तो इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए नेगेटिवली चार्ज, तो वो इस सरफेस पे आ जाएंगे, और इसमें डिफिशियंसी हो गई थी तो पॉजिटिव चार्ज भी पास पास आ जाएंगे। क्योंकि अब आपने ग्लास रॉड को हटा दिया तो इन दोनों में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो देखो ये इस वाली सरफेस से यहाँ पे आ गए, पास पास आ गए, पहले दूर दूर थे। दूर दूर की वजह क्या थी कि पहले ग्लास रॉड था, लेकिन जैसे ही ग्लास रॉड को रिमूव किया तो ये पास पास आ गए। अब क्योंकि बीच में एयर है तो ये अपने मटेरियल में वापस नहीं आ सकते, है ना। और उसके बाद फिर इन दोनों को आइसोलेट कर दो, दूर दूर ले जाओ, है ना। ये दोनों स्फीयर को हमने आइसोलेटेड कर दिया, दूर दूर ले गए। तो ये वाली बॉडी हो गई नेगेटिवली चार्ज, फर्स्ट बॉडी जो है, और ये इसमें कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा बच्चों, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और ये बॉडी हो जाएगी आपकी पॉजिटिवली चार्ज, और इसमें भी कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप देखो हमने साइमल्टेनियसली एक इंडक्शन प्रोसेस से दो बॉडीज को अपोजिटली चार्ज कर लिया, एक बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर लिया और दूसरी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर लिया। तो इंडक्शन प्रोसेस का ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम साइमल्टेनियसली दो बॉडीज को अपोजिटली चार्ज कर सकते हैं, ना। इसलिए इंडक्शन प्रोसेस को ज्यादा यूज में लिया जाता है। तो आई होप आपको मेथड्स ऑफ चार्जिंग समझ में आया होगा। हमने तीनों मेथड पढ़ ली, रबिंग पढ़ ली, कंडक्शन कॉन्टैक्ट मेथड पढ़ लिया, इंडक्शन पढ़ लिया। और इंडक्शन मेथड में भी मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, सिंगल बॉडी को चार्ज करने का तरीका और साइमल्टेनियसली दो बॉडीज को चार्ज करने का तरीका, है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जीएलई, और जीएलई का जो टॉपिक है वो आपने लोअर क्लासेस में भी सुना होगा, है ना। लेकिन चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं और अच्छे से देख लेते हैं कि जीएलई क्या होता है और कैसे काम करता है। अब आप यहाँ पे देखो, जीएलई का फुल फॉर्म है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, है ना। अब ये कैसी डिवाइस है, तो इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ चार्ज ऑन अ चार्ज बॉडी। यानी कि जीएलई दो काम कर सकता है। पहला काम तो ये है कि कोई बॉडी में चार्ज है भी कि नहीं,
वो डिटेक्ट कर सकता है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं ताकि किसी बॉडी में चार्ज है कि नहीं ये डिटेक्ट कर पाए। और दूसरी चीज, अगर कोई बॉडी चार्ज है तो या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगी या तो नेगेटिवली चार्ज होगी, है ना। तो हम ये भी बता सकते हैं जीएलई से, अगर हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, कि किस टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। चलो कैसे, वो मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम जीएलई का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं जल्दी से। कंस्ट्रक्शन क्या होता है बच्चों, देखो ये ऐसी मेटलिक डिस्क होती है, मेटलिक डिस्क, है ना, मेटलिक डिस्क होती है, उससे मेटलिक रॉड जुड़ी होती है, मेटलिक रॉड। और इस रॉड पर ऐसे दो लीफ्स जुड़े होते हैं, लीफ्स मतलब ऐसा समझो जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होती है ना, तो एल्यूमिनियम फॉइल जैसी आप दो पत्तियां काट लो, लेकिन ये एल्यूमिनियम की फॉइल नहीं होगी, गोल्ड की फॉइल होगी, तो ये गोल्ड लीफ्स कहलाती है ना। इसलिए हम इसको जीएलई बोलते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, क्योंकि यहाँ पे हम एल्यूमिनियम का यूज नहीं करते हैं, किसका यूज कर रहे हैं, गोल्ड का। हालांकि आप एल्यूमिनियम का भी यूज कर सकते हो, तब भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन गोल्ड का यूज करते हैं। क्यों करते हैं मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि गोल्ड का यूज करना क्यों ज्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद ये जो पूरा सिस्टम है, तो ये जो गोल्ड लीव्स हैं बच्चों, ये बहुत पतली होती हैं। क्या होता है कि जितनी ज्यादा ये पतली लीव्स होंगी ना, उतने कम चार्जेस को आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करोगे। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो गोल्ड लीव्स है इसका डिफ्लेक्शन होता है, जब हम कोई चार्ज बॉडी लेके आएंगे ना, तो इनमें डिफ्लेक्शन होगा। और आप सोचो कि कम से कम चार्ज पे ये डिफ्लेक्शन अच्छा से अच्छा कब होगा, जब ये लीव्स बहुत पतली हो। ऑब्वियस सी बात है, जब ये लीव्स बहुत पतली होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कम से कम चार्ज पे भी ये आसानी से डिफ्लेक्ट हो पाएंगी, और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिटेक्ट कर पाएगा चार्ज को। और सबसे पतला, सबसे थिन किस मटेरियल को बनाया जा सकता है, अब आप याद करो, सबसे थिन जो शीट होती है वो गोल्ड की बनाई जा सकती है। आपने ऐसा केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जब आपने पिछले साल 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो रदरफर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफर्ड अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स का जो एक्सपेरिमेंट था, तो वहां पर स्कैटरिंग के लिए आपने कौन सी फॉइल यूज की थी रदरफर्ड ने, उसको गोल्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं ना। गोल्ड की फॉइल यूज की गई थी, क्यों की गई थी, क्योंकि उसको सबसे पतली फॉइल चाहिए थी। और सबसे पतली फॉइल किसकी बनाई जा सकती है बच्चों, गोल्ड की, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसलिए अगर इसकी सेंसिटिविटी अच्छी रखनी है, कम से कम चार्ज को डिटेक्ट कर पाए, तो इसको पतले से पतला फॉइल बनाना पड़ेगा, लीव्स बनानी पड़ेंगी, और वो गोल्ड की पॉसिबल है, इसलिए हम गोल्ड लीफ बोल रहे हैं। हालांकि आप एल्यूमिनियम की फॉइल से भी इसको बना सकते हो, आप चाहे तो यहाँ पे आयरन की फॉइल भी लगा सकते हो, लेकिन फिर वो उतनी अच्छी सेंसिटिविटी नहीं देगा जितना कौन देगा, गोल्ड लीव्स वाला। इसलिए गोल्ड लीव्स का यूज किया जाता है, और इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोला जाता है। और क्योंकि ये फॉइल बहुत पतली होती है और डिफ्लेक्शन से पता चलता है कि कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं, तो अगर आप इसको ऐसी रख दोगे तो हवा से भी डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, एयर से हवा चली और डिफ्लेक्ट हो गए। इसलिए ऐसे डिफ्लेक्ट ना हो, इसलिए हम इसको एयर टाइट कर देते हैं, यानी एक ग्लास जार में बंद कर देते हैं, ताकि यह ट्रांसपेरेंट भी रहे, हम इन गोल्ड फॉइल के डिफ्लेक्शन को देख भी पाए, और ये किसी भी चीज से इंटरेक्ट ना कर पाए, एयर पार्टिकल से इंटरेक्ट ना कर पाए, है ना। और यहाँ पे देखो, इस ग्लास को एयर टाइट करने के लिए हम यहाँ से कॉर्क लगा देते हैं और उससे टाइट कर देते हैं। कॉर्क आप लोगों ने देखा होगा केमिस्ट्री लैब में, है ना, जब आप सॉल्यूशन वगैरह डालते हैं तो वहां पे बिल्कुल एयर टाइट हो जाए तो वहां पे आप कॉर्क का यूज करते हैं ना, रबड़ का बना होता है बेसिकली, तो एयर टाइट हो जाता है। तो आई होप आपको कंस्ट्रक्शन क्लियर होगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का, जीएलई का, है ना। अब ये वर्किंग कैसे करता है, कैसे आइडेंटिफाई करता है कि कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं है, कि न्यूट्रल है, वो हम देखते हैं। तो इसको बोलेंगे हम बेसिक वर्किंग, है ना। अब आप याद रखेंगे कि बेसिक वर्किंग में हम बॉडी को मेटलिक डिस्क के साथ कांटेक्ट में लाएंगे, कांटेक्ट में। तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में अच्छे से डायग्राम बना दिया है, और यहाँ पे मैं सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, इसलिए मैंने मेटलिक डिस्क को ऐसे फ्लैट करके बना दिया है ना, और ये आपकी लीव्स है। अब मान लीजिए कि जब आपका टच नहीं कर रहा था, तो ये जो गोल्ड फॉइल थी या गोल्ड लीव्स थी, वो किसी एंगल पे ऐसे ऑलरेडी बनी हुई थी, है ना। अब हम जब इस बॉडी को चार्ज बॉडी से टच करेंगे, तो ये गोल्ड लीफ में डिफ्लेक्शन आएगा। कैसे आएगा मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, जब आप न्यूट्रल बॉडी लेके आए, न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, तो हमने देखा जब आप न्यूट्रल बॉडी लेके आए और उसको कांटेक्ट किया मेटलिक डिस्क के साथ, तो इन लीव्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ कोई भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज इकट्ठे ही नहीं हुए, क्योंकि ये तो कैसी बॉडी है, न्यूट्रल, इसमें तो चार्ज है ही नहीं।
तो किसी बॉडी को टच करने के बाद अगर जीएलई में कोई डिफ्लेक्शन ना हो, देयर इज नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन ऑफ लीव्स, अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो हम बोलेंगे कि बॉडी इज, देन बॉडी इज न्यूट्रल बॉडी। तो आपकी बॉडी कैसी होगी बच्चों? न्यूट्रल बॉडी, क्योंकि कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ। अब मान लीजिए कि दूसरे केस में हम बॉडी लेके आए जो पॉजिटिवली चार्ज थी, अब इसको कांटेक्ट में दिया, तो जैसे ही हमने इसको कांटेक्ट किया तो ये तो मेटलिक है, ये तो पूरा कंडक्टर्स है ना बच्चों, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये रिपेल होंगे तो इस साइड आ जाएंगे, या इस मेटलिक रॉड से ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज देखो आप इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज, तो लीव्स में भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अब लीव्स में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो पहले जो एंगल पे ये लीव्स थे अब क्योंकि रिपेल कर रहे हैं तो ये अवे फ्रॉम ईच अदर क्या कर जाएंगे बच्चों? डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, क्योंकि रिपेल कर रहे हैं ना, तो अवे फ्रॉम ईच अदर, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से अवे फ्रॉम ईच अदर क्या कर जाएंगे? डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। और जैसे ही इनमें डिफ्लेक्शन हुआ अवे फ्रॉम ईच अदर, तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी कैसी है बच्चों? चार्ज है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब डिफ्लेक्शन होगा आपका, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर, तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी कैसी है बच्चों? चार्ज है। अब सोचो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की जगह अगर हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आए और उसको कांटेक्ट में दें तो ये आपका नेगेटिवली चार्ज बॉडी आ गया है ना बच्चों। अब क्या होगा कि यहाँ पर आप देखो तो नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आए तो ये नेगेटिव चार्ज भी रिपेल करेंगे, और जब ये कांटेक्ट में आएंगे मेटलिक के साथ तो ये नेगेटिव चार्ज फ्लो होकर किस में आ जाएंगे? मेटलिक बॉडी में, तो ये रॉड में आ जाएंगे, रॉड से फिर कहाँ पे आ जाएंगी बच्चों? गोल्ड लीव्स में। सॉरी नेगेटिव बनाना था मुझे, पॉजिटिव बना दिया फिर से। तो ये नेगेटिव नेगेटिव जो चार्ज है ये गोल्ड फॉइल में भी आ जाएंगे, और देखो अभी भी ये सेम चार्ज ही है दोनों गोल्ड फॉइल पर, दोनों गोल्ड लीव्स पर। तो ये अभी भी कैसा डिफ्लेक्शन होगा बच्चों? अवे फ्रॉम ईच अदर। अभी भी कैसा डिफ्लेक्शन हो रहा है? डिफ्लेक्शन अवे फ्रॉम ईच अदर। तो बेसिकली तो हम बोलेंगे कि बॉडी, तो देखिए बच्चों जैसा मैं आपको समझा रहा था कि बेसिक वर्किंग में जब आपकी बॉडी चार्ज बॉडी है तो डिफ्लेक्शन अवे फ्रॉम ईच अदर होता है, और जैसे डिफ्लेक्शन होगा तो आप समझ जाओगे कि बॉडी चार्ज है। और न्यूट्रल बॉडी में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो आप समझ जाओगे कि वो बॉडी कैसी है बच्चों? न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये तो मैंने आपको बताया कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन अगर मान लो कि आपने एक रॉड लेके आया और आपको पता ही नहीं है कि वो पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज, तो जब आप उसको टच करोगे तो डिफ्लेक्शन अवे फ्रॉम ईच अदर ही होना है, चाहे बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि बॉडी कौन सी चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है, कैसी चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज? तो आप इस बेसिक वर्किंग से नहीं बता पाओगे ये कि बॉडी कैसी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। उसके लिए आपको थोड़ा सा जीएलई को मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसलिए बेसिक वर्किंग में सिर्फ आप डिटेक्ट कर पाते हो कि बॉडी न्यूट्रल बॉडी है कि चार्ज बॉडी है, आप टाइप ऑफ चार्ज नहीं बता पाते हो। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें और प्रॉपर वर्किंग की तरफ आए, प्रॉपर वर्किंग, तो आप बता सकते हो कि बॉडी कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे देखो प्रॉपर वर्किंग में मॉडिफाइड जीएलई, तो हम जीएलई को गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, यानी जीएलई को ऑलरेडी चार्ज करके रखेंगे। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी इसको चार्ज करके रखा है, डेट इज पॉजिटिव चार्ज, हमने इसको ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। तो ये आपका जो जीएलई है ये आपका मॉडिफाइड जीएलई हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि इसमें प्रॉपर वर्किंग में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टाइप की चार्ज की बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज की बॉडी है कि नेगेटिव चार्ज की बॉडी है या न्यूट्रल बॉडी है। तो देखो इसमें हमने ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज बना के रखा हुआ है जीएलई में, है ना, और मॉडिफाइड जीएलई है। तो जब आप इसमें करोगे तो इसमें इंडक्शन प्रोसेस का अप्लाई करोगे, कॉन्टैक्ट नहीं दोगे आप। जब आपने इसको ऑलरेडी चार्ज किया हुआ है तो आप इंडक्शन प्रोसेस का उपयोग करोगे, कंडक्शन का उपयोग नहीं करना है आपको, है ना, कॉन्टैक्ट नहीं देना है, नहीं तो इसके जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर जाएंगे, तो फिर अपना प्रॉपर वर्किंग नहीं हो पाएगा, है ना। तो देखो अगर हम इंडक्शन करें तो सबसे पहले अपन न्यूट्रल बॉडी लेके आए, तो जैसे ही आप न्यूट्रल बॉडी लेके आओगे
तो इसके चार्ज के अरेंजमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स नहीं लगा सकता, ये बॉडी इस चार्ज पे फोर्स नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती? क्योंकि ये तो न्यूट्रल बॉडी है बच्चों, इसमें तो चार्ज है ही नहीं। तो यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन अकर नहीं होगा मॉडिफाइड जीएलई में। तो जब आप न्यूट्रल बॉडी लाओगे तो नो डिफ्लेक्शन, और नो डिफ्लेक्शन जैसे ही आपको दिखेगा नो डिफ्लेक्शन, इसका मतलब आप बोलोगे कि बॉडी इज न्यूट्रल, बॉडी इज न्यूट्रल, है ना। वो बॉडी में कोई चार्ज नहीं है, वो चार्ज की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, वो न्यूट्रल है। उसके बाद आप देखो, अब आप कौन सी बॉडी लेके आओगे बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो आपको पता है कि इसमें ऑलरेडी ये मॉडिफाइड था, तो इसमें ऑलरेडी पॉजिटिव चार्जेस थे, है ना बच्चों, ऐसे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्जेस थे। और जब ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्जेस थे तो आपकी लीफ्स ऐसी थी, लेकिन जैसे ही आप ये बॉडी लेके आए, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आए, तो ये चार्जेस के ऊपर फोर्स लगा, इस चार्ज बॉडी ने इन चार्जेस पे फोर्स लगाया, इंडक्शन है ना, चार्ज पे फोर्स लगा, तो ये नीचे की तरफ भागेंगे, रिपल्शन होगा दोनों के बीच में, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज तो दुश्मन होते हैं, तो रिपल्शन कराएगा। तो ये जब चार्जेस नीचे भागेंगे तो ये चार्ज की डेंसिटी कहाँ बढ़ जाएगी बच्चों? लीव्स पर चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी, और लीव्स पर अगर चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये और रिपेल करेंगे, तो जो अपनी पहली पोजीशन थी उससे ये अवे डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, मतलब ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो आप कैसा डिफ्लेक्शन हुआ जब आप पॉजिटिव चार्ज लेके आए? तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन अकर्स अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर। और जैसी अवे फ्रॉम ईच अदर हुआ तो हमने पता चला कि ये रिपल्शन हुआ हुआ चार्ज में, और रिपल्शन कौन करा सकता है? पॉजिटिव चार्जेस। तो हमें पता चल जाएगा कि ये बॉडी कैसी चार्ज है बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। तो अवे फ्रॉम ईच अदर डिफ्लेक्शन होगा तो हम बोलेंगे कि जो बॉडी है जिसको आप टेस्ट कर रहे हो वो कैसी बॉडी है बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। फिर आप क्या करो कि आप नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लेके आओ, कांटेक्ट नहीं देना है ना, हमें इंडक्शन से करना है, तो कांटेक्ट नहीं देना है। अब जैसे ही आप नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आए तो ये तो ऑलरेडी चार्ज था, क्योंकि ये तो मॉडिफाइड है ना, मॉडिफाइड है, तो ये ऑलरेडी चार्ज है। अब क्या है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी पहले ऐसे, जब ये ऑलरेडी चार्ज था इस वाले की तरह, है ना। अब लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव चार्ज लेके आओ तो ज्यादा जो चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, उनको ये अट्रैक्ट कर लेगा। नेगेटिव चार्ज तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा ना पॉजिटिव चार्ज पे, तो इनको अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट करेगा तो आपकी डेंसिटी गोल्ड लीव्स पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये चार्जेस ऊपर भाग गए, और जैसी डेंसिटी कम होगी तो इनके बीच का रिपल्शन भी कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो ये एक दूसरे की तरफ मुड़ जाएंगी, जो पहले दूर दूर फैली थी वो पास पास आ जाएंगी, और यानी कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ टूवर्ड्स ईच अदर। और जैसे ही डिफ्लेक्शन हुआ टूवर्ड्स ईच अदर, डिफ्लेक्शन हैपेंस टूवर्ड्स ईच अदर, तो आप समझ जाओगे बच्चों ये कब हो सकता है? जब यहाँ पे चार्ज कम हो जाए। और यहाँ पे चार्ज कब हो सकते हैं? जब आप नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आओ। तो हम समझ जाएंगे कि जो हमारी बॉडी है वो कैसी चार्ज है बच्चों? नेगेटिवली चार्ज। ठीक, तो प्रॉपर वर्किंग में आप मॉडिफाइड जीएलई का यूज करोगे। मॉडिफाइड में आप पहले से बॉडी को, जीएलई को चार्ज करके रखोगे, जैसे हमने यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज करके रखा था। तो न्यूट्रल बॉडी लेके आए तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो हमने बोल दिया कि बॉडी इज न्यूट्रल। फिर जब आप पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आए तो इसमें डेंसिटी और बढ़ गई रिपल्शन के कारण, जिसके कारण डिफ्लेक्शन अवे फ्रॉम ईच अदर हुआ, इसलिए हम बोलेंगे कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। और जब आप नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आए, रॉड लेके आए, तो ये इसने अट्रैक्ट कर लिया, तो डेंसिटी जो है पॉजिटिव चार्जेस की लीव्स पर वो कम हो गई, तो रिपल्शन भी कम हो गया, तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ गए, मतलब डिफ्लेक्शन हुआ लेकिन अब टूवर्ड्स ईच अदर हुआ। और टूवर्ड्स ईच अदर डिफ्लेक्शन हुआ तो हम समझ जाएंगे कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी है ना बच्चों। तो इस तरीके से हम ये भी बता पाएंगे कि कोई बॉडी कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज। लेकिन वो हम प्रॉपर वर्किंग में बता सकते हैं, बेसिक वर्किंग में सिर्फ ये बता सकते हैं कि बॉडी चार्ज है कि नहीं है ना बच्चों। तो इस बात का आप खास तौर पे ध्यान रखेंगे। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको प्रॉपर वर्किंग भी समझा दिया, और मैं आपको यहाँ पे बता दूं एक चीज और, कि कभी ऐसा पूछा जाए कि मॉडिफाइड जीएलई में डिफ्लेक्शन अवे फ्रॉम ईच अदर हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिवली चार्ज है। वो इस केस में जब आपने मॉडिफिकेशन कैसा किया है, पॉजिटिव चार्जेस से। अगर इसी मॉडिफिकेशन को आप नेगेटिव चार्ज करते, हम जीएलई को ऐसे भी तो मॉडिफाई कर सकते थे कि पहले हम इसको नेगेटिवली चार्ज कर देते, तब अगर आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आते ना तो डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स ईच अदर होता,
और नेगेटिवली चार्ज लेके बॉडी लेके आते तो डिफ्लेक्शन अवे फ्रॉम ईच अदर होता है ना। तो डिफ्लेक्शन अवे फ्रॉम ईच अदर में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका जीएलई जो मॉडिफाई किया गया है वो कैसे मॉडिफाई किया है, पॉजिटिव चार्जेस से मॉडिफाई किया गया है कि नेगेटिव चार्जेस से मॉडिफाई किया गया। तो यहां मैंने आपको जैसी सिचुएशन पॉजिटिव चार्ज के थ्रू मॉडिफाई करके बताया है, आप ये तीनों डायग्राम घर पर होमवर्क करेंगे और खुद से बनाएंगे जब आप जीएलई को कैसा मॉडिफाई करेंगे नेगेटिव चार्जेस के साथ। और फिर आप देखना जब आप पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो होगा वो टूवर्ड्स ईच अदर होगा, और जब नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आओगे तो डिफ्लेक्शन अवे फ्रॉम ईच अदर होगा। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर होगी। तो ये हमारा पूरा जीएलई का कंसेप्ट है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का कंसेप्ट है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।